गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स में अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना कैसे बनाया जाता है, अवतल लेंस से प्रतिबिंब को ये सीखेंगे। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना आपका हो गया है कि कौन सी वस्तु कहाँ रखी जाए और रखने के बाद उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये सारी चीज़ें आपकी स्पष्ट हो गई हैं। तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना आपका टॉपिक है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हमको सीखना है कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि एक अवतल लेंस लेंगे, मुख्य अक्ष खींच देंगे। अब क्या करेंगे कि कहीं पर इसका फोकस और ये फोकस 1। अब क्या होगा, ये F होगा और ये वाला F डैश होगा, ये L1 L2 है। कहीं भी वस्तु को रख दीजिए अवतल लेंस के सम्मुख, पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी और ऐसे अपवर्तित होगी कि वो प्रतीत होगी कि फोकस से आ रही है, ऐसे। और दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी, दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र C से जाएगी और बिना अपना मार्ग बदले सीधी चली जाएगी। अब ध्यान दीजिए, ये प्रकाश किरण इधर जा रही है, ये प्रकाश किरण इधर जा रही है। अगर इनको बढ़ाया जाए तो ये जितनी ही दूर होती जाएंगी, आगे बढ़ती जाएंगी, उतनी एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। यानी कि जो प्रकाश की किरण है अपवर्तित दोनों, वो आगे बढ़ाने पर कहीं भी नहीं मिलती हैं, लेकिन पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये वस्तु O डैश है, ये पॉइंट A है और ये प्रतिबिंब I डैश है। तो क्या कहना है कि अगर किसी वस्तु को अवतल लेंस के सम्मुख कहीं भी रख दिया जाए तो क्या होगा, दो प्रकाश की किरणें चलेंगी। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी और लेंस से जब अपवर्तित होगी तो ऐसे दिखेगी कि जैसे ये फोकस से आ रही है। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाले प्रकाश की किरणें बिना अपना मार्ग बदले सीधे निकल जाती हैं। तो ये दोनों अपवर्तित प्रकाश की किरणें जब आगे की तरफ बढ़ाई जाती हैं तो एक दूसरे से दूर होती चली जाती हैं, यानी एक दूसरे को कहीं भी आगे नहीं काटते हैं। तो ऐसी दशा में क्या होता है, जब इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है तो यहाँ I डैश पर ये एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं और वस्तु का वास्तविक सीधा आकार में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब I डैश बनता है। क्या होता है, वस्तु का सीधा आभासी आकार में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का खासियत क्या होता है, पहली खासियत होती है कि ये सीधा होता है,
दूसरी खासियत होती है ये आभासी होता है, क्योंकि वास्तव में किरणें काटती नहीं है। तीसरा स्थिति होती है कि ये छोटा होता है। और चौथी स्थिति इसकी क्या होती है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बनता है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बनता है। तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना आपने सीख लिया। एक बार फिर ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, एक अवतल लेंस बनाते हैं, मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, प्रकाशिक केंद्र से खींच लेते हैं। अवतल लेंस के प्रथम फोकस द्वितीय फोकस को दिखा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि एक वस्तु कहीं भी रख देते हैं, अवतल लेंस के सम्मुख कहीं भी रख देते हैं। तो जब कहीं भी रखते हैं तो क्या होता है कि वस्तु के शीर्ष से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, जो मुख्य अक्ष के समानांतर है, अपवर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी जो प्रकाश किरण है वह प्रकाशिक केंद्र से जाती है और बिना अपना मार्ग बदले सीधी निकल जाती है। इस प्रकार दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणें आगे बढ़ाने पर एक दूसरे से दूर होती जाती हैं और आगे कहीं किसी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। तो क्या होता है कि जब इन किरणों को पीछे बढ़ाते हैं तो एक दूसरे को आई डैश पर काटते हुए प्रतीत होती हैं। वस्तु ओ डैश का आभासी छोटा सीधा प्रतिबिंब आई डैश प्रकाशिक केंद्र सी और फोकस एफ के बीच में बनता है। ये आपका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हो गया। अगला टॉपिक आपका है दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी। अगला टॉपिक आपका है तो दूरियां नापने की जो निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी है वह जो दर्पण का है वही परिपाटी लेंस का होता है, बस कुछ शब्द चेंज होते हैं। तो क्या है अगला टॉपिक, दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी। क्या स्थिति है कि दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी। यहां देखो ज्यामिति है, ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी। अब देखिए, जो निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी आपको दर्पण के प्रकरण में पढ़ाया गया था, दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी सेम वही है। पहला चीज है कि प्रकाश किरण को सदैव बाईं ओर से दाईं ओर खींचा जाता है। ये पहला टॉपिक है। ध्यान देने की चीज है कि सदैव कोई भी प्रकाशिक यंत्र हो उसमें प्रकाश की किरण को बाईं तरफ से दाईं तरफ गिराया जाता है। कल किसी बच्चे ने अपना नोटबुक भेजा था, उसमें प्रकाश किरण उल्टा खींची गई थी, दाएं से बाएं लाई गई थी। संशोधन के लिए बताया गया था, शायद बच्चे ने संशोधन कर लिया होगा। तो पहली शर्त होती है कि प्रकाश किरण को सदैव बाईं ओर से दाईं ओर खींचा जाता है। दूसरा चीज क्या है, प्रकाश के चलने की दिशा में
प्रकाश के चलने की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक तथा विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। पहला शब्द क्या हो गया कि प्रकाश किरण को सदैव बाईं ओर से दाईं ओर खींचा जाता है। प्रकाश के चलने की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक तथा विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। नंबर 3, सभी दूरियां या ऐसे लिख लीजिए पहले। नंबर 3, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक तथा नीचे की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। नोट, सभी दूरियां मुख्य अक्ष तथा प्रकाशिक केंद्र के साथ नापी जाती हैं। ये चीज है। तो दूरी नापने की निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी क्या होती है? दूरी नापने की निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या करना है? प्रकाश किरण को सदैव बाईं ओर से दाईं ओर गिराना है या बाईं ओर से दाईं ओर खींचना है। दूसरा, प्रकाश के चलने की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक तथा विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक ली जाती है। मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक तथा मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। शर्त क्या है कि सभी दूरियां मुख्य अक्ष तथा प्रकाशिक केंद्र के साथ नापी जाती हैं। ये आपका दूरी नापने की निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी हो गई। आप ध्यान देंगे तो जो दूरी नापने की आपकी निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी दर्पण के प्रकरण में पढ़ाई गई है वह सेम ही है, कुछ भी नहीं बदला है। बस यहाँ जो मुख्य अक्ष और प्रकाशिक केंद्र के सापेक्ष आपने कहा है वहां आपने केवल इतना कहा मुख्य अक्ष तथा ध्रुव के सापेक्ष नापी जाती है और सारी चीजें यही हैं। अब इसके लिए एक टेक्निकल चीज हम आपको बता देते हैं कि टेक्निकली इस चीज को कैसे आप करेंगे।
ध्यान दीजिए, अगर कोई प्रकाशिक यंत्र है तो पहले हम क्या करते हैं, एक कार्टेशियन ज्योमेट्री का, कार्तीय तल का एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लेते हैं। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ये वर्जिन 0 0 होता है, यहाँ ये वर्जिन है 0 0। अब हम क्या करते हैं कि जो लेंस होता है उसको ऐसे रखते हैं कि उस लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र सी हो वह वर्जिन पे आ जाए, मूल बिंदु पर आ जाए। अब क्या करेंगे, जब ये वर्जिन पे आ गया प्रकाशिक केंद्र सी, तो देखो वर्जिन से इधर की दूरियां धनात्मक, वर्जिन से ऊपर की दूरियां धनात्मक, वर्जिन से नीचे की दूरियां ऋणात्मक, और वर्जिन से इस साइड की दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। ऐसे अगर आप दिमाग में एक फिगर बना लें तो दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी को याद रखने की जरूरत नहीं, इस फिगर के सहारे से आप सारी दूरियों का आकलन कर सकते हैं। अगला टॉपिक आपका है कि लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध। तो हम लोग देख लेते हैं कि लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध क्या होता है। अब देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि लेंस के प्रकरण में U क्या होता है, V क्या होता है और F क्या होता है। तो हम क्या करते हैं कि लेंस से वस्तु की दूरी, किससे दर्शाते हैं, U से दर्शाते हैं। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, इसे किससे दर्शाते हैं, V से दर्शाते हैं। और लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी ये किससे दर्शाते हैं, F से दर्शाते हैं। तो जो लेंस के प्रकरण में U, V, F तीनों संकेत दिए गए हैं, तो पहला संकेत U क्या होता है, लेंस से वस्तु की दूरी। दूसरा संकेत V क्या होता है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। और तीसरा लेंस की फोकस दूरी। अब इन तीनों में क्या संबंध होता है ये आपको निकालना है। तो चूंकि लेंस दो प्रकार के होते हैं, इसलिए हम उत्तल लेंस के प्रकरण में यूवीएफ में संबंध निकाल देते हैं पहले, कि उत्तल लेंस के प्रकरण में यूवीएफ में संबंध। उत्तल लेंस के प्रकरण में यूवीएफ में संबंध। उत्तल लेंस के प्रकरण में यूवीएफ में संबंध। अब जरा ध्यान दीजिए, पहले हम एक चित्र बना लें। ये भी प्रूव नहीं करना है, यूवीएफ में संबंध जो है ये आपको प्रूव नहीं करना है। जैसे दर्पण में आपने इसको सब प्रूव नहीं किया था, वैसे इसको प्रूव नहीं करना है, केवल सीधे संबंध को याद रखना है। इस पर आंकिक प्रश्न है, उनको हल करना है।
पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गई, लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से चली जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र C से गई और बिना अपना मार्ग बदले सीधी ही निकल जाएगी। यहाँ वस्तु का उल्टा वास्तविक आकार में वस्तु से बड़ा, नहीं, आकार में उससे छोटा है अभी, क्योंकि 2f के बाद बड़ा बनना शुरू होता है। तो ये O, O डैश, I, I डैश, F डैश, ये पॉइंट A, ये पॉइंट C, ये I डैश। अब क्या करते हैं कि इसके लिए हम इस प्रकरण में ये कहते हैं कि जो प्रकाशिक केंद्र है, इस प्रकाशिक केंद्र से जो वस्तु की दूरी है वह u है। इस प्रकाशिक केंद्र से जो प्रतिबिंब की दूरी है वो v है और ये फोकस दूरी है f। अब प्रतिबिंब बनाने का सिद्धांत क्या है, सिस्टम क्या है, वो आप जानते हैं। अब इसमें क्या होता है कि होता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्या होता है, 1/, फोकस दूरी बराबर होता है 1/, प्रतिबिंब की दूरी ऋण 1/, वस्तु की दूरी। अब जब आपने दर्पण वाला प्रकरण रखा था तो वहां हुआ था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखिए, और यहां जब आया तो यहां क्या ध्यान देने की चीज है कि 1/v माइनस 1/u हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब दर्पण का प्रकरण आप देखते थे तो सारी दूरियां जो थी वो ऋणात्मक थी, लेकिन यहां 1/f धनात्मक हो गया, 1/v धनात्मक हो गया, लेकिन 1/u ऋणात्मक हो गया। यानी कि इस सूत्र में ध्यान देने की चीज यह है कि यह बिल्कुल दर्पण वाला ही सूत्र है, लेकिन 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u का सूत्र लगता है। और वहां जो दर्पण का प्रकरण था तो दोनों पद जो थे वो धनात्मक थे। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि देखिए, ये यहाँ आपको लिखा है, दिया गया कि यहाँ C से O की दूरी u, C से F की दूरी स्मॉल f फोकस दूरी, C से I की दूरी v वस्तु की दूरी, और इस चित्र के अनुसार 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u ये होता है। याद रखिएगा, इस पर अंकित प्रश्न आएंगे, ये हल नहीं करना है, ये केवल आपको याद रखने की चीज है। अगला टॉपिक आपका बनता है कि अवतल लेंस के प्रकरण में फोकस दूरी। अवतल लेंस के प्रकरण में UVF में संबंध। अब क्या होगा, हम एक अवतल लेंस का निर्माण करेंगे।
पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चली और क्या हुई, अपवर्तित ऐसे हुई कि वो फोकस से आती हुई प्रतीत होने लगी। ऐसे दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से निकली और बिना मार्ग बदले सीधी निकल गई। दोनों अपवर्तित किरणें कहीं मिलेंगी नहीं, लेकिन पीछे मिलाने पर एक दूसरे को यहाँ पर काटेंगी। ये बिंदु है आई आई डैश, ये है ओ ओ डैश, ये एफ है एफ डैश। अब ध्यान देने की चीज है कि ये इतनी दूरी आपकी हो जाएगी v, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी f, और क्या होगा, ये हो जाएगा u। ओके, अब क्या होगा कि इसका भी सूत्र वही होता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस के प्रकरण में दोनों लेंसों के लिए, जैसे दर्पण के प्रकरण में दोनों दर्पणों के लिए, उत्तल और अवतल दर्पण के लिए एक ही सूत्र हुआ था, उसी प्रकार से लेंस के प्रकरण में दोनों लेंसों के लिए यूबीएफ में जब संबंध निकाला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस प्रकार से आपको दर्पण से संबंधित, लेंस से संबंधित यूबीएफ में संबंध और सारी परिभाषाएं बता दी गई हैं। अब अगला टॉपिक आपका होता है रेखीय आवर्धन, बता देंगे लेकिन आपके कोर्स से हटा दिया गया है। अगली है लेंस की क्षमता रेखीय आवर्धन के बाद, तो लेंस की क्षमता भी आपको बता दी जाए लेकिन यह भी हटा दिया गया है। अब लेंस तथा कांच की प्लेट की पहचान और उपयोग, मात्र ये चीज आपको पढ़ानी है। तो देखो दो टॉपिक आपके ऐसे हैं कि जो बुक में तो हैं लेकिन नए सिलेबस में हटा दिए गए हैं। तो पिछली बार पढ़ाते समय इन चीज़ों को आपको पढ़ाया गया था, तो रिवाइज हम कर देते हैं, लेकिन ये कोर्स में नहीं है। जो कोर्स घटाया गया है उसमें रेखीय आवर्धन जो है वो हटा दिया गया है और लेंस की क्षमता हटा दी गई। फिर भी आपको थोड़ा सा उसका ज्ञान करा दिया जाता है, आंकिक प्रश्न छोटे मोटे होंगे उसको हल कर लीजिएगा। पहला चीज है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन ये आउट ऑफ कोर्स है, इसको लिखना नहीं है, अब ये खत्म हो गया कोर्स से। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा, किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। बस इतना ही जान लीजिए, सूत्र लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहते हैं। अब इसके अलावा एक टॉपिक और है जो सिलेबस में नहीं है, वो टॉपिक है लेंस की क्षमता। तो लेंस का कार्य क्या है कि लेंस प्रकाश किरणों को मोड़ता है। तो लेंस का कार्य क्या है, प्रकाश किरणों को मोड़ना। तो प्रकाश किरणों को चाहे बाहर मोड़े और चाहे अंदर मोड़े, अक्ष की तरफ मोड़े, अपसारित करे या अभिसारित करे, कोई भी काम करे। तो लेंस की क्षमता क्या होती है कि लेंस की क्षमता बराबर लेंस की क्षमता, ये बराबर होता है 1/फोकस दूरी
फोकस दूरी मीटर में, या P इज इक्वल टू 1/f मीटर में। ये आपका लेंस के क्षमता का सूत्र होता है। मात्रक इसका डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो ये भी काम आपका खत्म हो गया। बट ये दोनों चीजें ऑलरेडी सिलेबस से हटा दी गई हैं, ये आपके सिलेबस में अब नहीं है। अगला टॉपिक आपके बुक में है लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच की प्लेट में पहचान, यानी कि लेंसों की पहचान। अगला टॉपिक आपका है उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की प्लेट की पहचान। उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की प्लेट की पहचान। हम कैसे ये पहचानेंगे कि कौन सा लेंस उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस अवतल लेंस है, कौन सा लेंस ना होकर के कांच की प्लेट है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इनको बारी बारी से किसी लिखे हुए पृष्ठ पर, किसी लिखे हुए अखबार पर, किसी लिखे हुए पन्ने पर रखते हैं। अगर लिखे पन्ने पर रखने पर, लिखे पन्ने पर रखने पर एक स्थिति बनेगी। पहले अक्षर बड़े दिखें, अक्षर बड़े दिखें। तो अगर लिखे हुए पन्ने पर रखने पर ये अक्षर बड़े दिखते हैं तो ये कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। दूसरी स्थिति बनती है अक्षर छोटे दिखें, अक्षर छोटे दिखें, यानी अक्षर छोटे हो गए तो क्या हो जाएगा कि जब अक्षर छोटे दिखेंगे तो ये कौन सा होगा? अवतल लेंस होगा। और अगर आकार में परिवर्तन ही ना हो, क्या हो कि आकार में परिवर्तन ना हो, यानी आकार ही ना बदले, तो ये कौन सा लेंस होता है? ये क्या होगा? ये कांच की प्लेट होगी, कांच की प्लेट होगी। तो क्या करना है कि हमको इन सभी को किसी लिखे हुए अखबार या पन्ने पर रख देना है। अगर हमको अक्षर बड़े दिखाई देने लगे, लेंस उत्तल है। अक्षर छोटे दिखने लगे, लेंस अवतल है। और अगर आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि रखने के पूर्व भी अक्षर उतने बड़े दिखाई दे रहे हैं, रखने के पश्चात भी अक्षर उतने बड़े दिखाई दे रहे हैं, तो ये कौन सी चीज है? ये कांच की प्लेट है। अब अगला टॉपिक आपका है कि लेंसों के उपयोग, लेंसों के उपयोग। नेक्स्ट टॉपिक आपका है लेंसों के उपयोग। लेंसों के उपयोग क्या किया जाता है? तो लेंसों का उपयोग किसी वस्तु को आवर्धित, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धित करके देखने में किया जाता है। घड़ी साज माने घड़ी जो बनाते हैं वे घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए लेंस का प्रयोग करते हैं। आंख कान के डॉक्टर उत्तल लेंस लगा करके आवर्धित चित्र देख करके आंख कान का इलाज करते हैं। चश्मे में लेंस लगा करके हमारा दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है, किया जाता है। उत्तल लेंसों की सहायता से खगोलीय दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शियों का निर्माण किया जाता है। लेंसों का दैनिक जीवन में यही सामान्य उपयोग है।
तो यह चैप्टर आपका 12 नंबर बोर्ड परीक्षा में आने वाला अपवर्तन, परावर्तन, दर्पण और लेंस, ये आपका पूरा हुआ। अगर इस पर पूरी कमांडिंग आप बना लेंगे तो आपको बोर्ड परीक्षा में भौतिक विज्ञान पार्ट का 12 नंबर कंप्लीट हो गया। शेष 13 नंबर के प्रश्न और बाकी हैं, उनको हम अगली कक्षाओं में लगातार पढ़ाएंगे। चैप्टर पूरा हो गया है, हर प्रकार के आंकिक करने के लायक आप हो गए हैं। आप आंकिक प्रश्नों को कर लीजिएगा, जो प्रश्न नहीं आते हैं उनको पूछिएगा, आपका हर कार्य आसान हो जाएगा। हिम्मत से पढ़ते रहिए, पुरानी वीडियो को भी देख लीजिए, कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो कमेंट करके उसको पूछ लीजिए। तो कल फिर आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।